हेलो साथियों, कैसे हैं। सुजान एकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और अभी जो फर्स्ट ग्रेड की जो वीडियो लेक्चर सीरीज है उसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने अभी तक जो है करीब करीब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, यानी कि अगर हम एयर और उसकी बात करते हैं तो एयर या फिर वैक्यूम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशंस बन सकती थी वो सारी हमने देख ली, जिसमें डाइपोल मोमेंट हमने लास्ट टॉपिक देखा था। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा होगा डाइपोल मोमेंट, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का जो क्वेश्चन है वो लगभग ऐसा होता है कि हम कई बार छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि उसका थोड़ा सा कंसेप्ट हमें पता नहीं होता। तो आप उस वीडियो को बार बार देखें, उसके क्वेश्चन सोल्व करें, क्वेश्चन आपको ढेरों मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें आपको डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, या उसके अलावा जो भी आपके पास गाइड वगैरह जो हम यूज करते हैं, ठीक है, नॉर्मली मैं ये कहूँगा आपसे क्वेश्चन उससे उठाइए, कंसेप्ट मत उठाइए, कंसेप्ट मैं आपको सारे यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेने वाले हैं वो मल्टीपोल एक्सपेंशन। यानी कि अगर मान लीजिए कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ पॉइंट्स में भी हो सकता है या फिर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, उसकी वजह से किसी एक पॉइंट पे जो अपन पोटेंशियल निकालते हैं उस पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, उसके अंदर हमारे मोनोपोल हो सकता है कि मोनोपोल मूवमेंट है वो जीरो हो, तब क्या होगा। अगर मान लीजिए डाइपोल मूवमेंट और मोनोपोल दोनों जीरो, तो क्या होगा। तो क्वाड्रपोल मूवमेंट, यानी कि एक अवधारणा हम यहाँ पे जो कंसेप्ट लेने वाले हैं वो कौन सा आएगा, क्वाड्रपोल मूवमेंट का जो एक नया कंसेप्ट आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ऑफ मल्टीपोल्स कह सकता हूँ मैं इसको। टॉपिक जो हमारा आज का हो जाएगा वो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपोल्स। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपोल। तो मल्टीपोल का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा। ठीक है, तो मल्टीपोल के लिए सबसे पहले मैं देखता हूँ मेरे पास कोई आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई एक मेरे पास आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यहां से जो है मैं इसकी एक्सिस डिफाइन कर लेता हूं, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, इस ओरिजिन के ऊपर से मान लीजिए कि आपको क्या करना है, इस आर डिस्टेंस के ऊपर आपको क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, कहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, जेड एक्सिस पे आर डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए जेड एक्सिस पे मैंने एक पॉइंट पी ले लिया है, इस पी पॉइंट की जो है ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस पूरे की वजह से फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है किसमें, ये वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब वॉल्यूम में हो रखा है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, चार्ज जो एलिमेंट मैं ले रहा हूँ वो सपोज कर लीजिए ये इस तरह का मेरा चार्ज एलिमेंट है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डीवी। ठीक है, इसका पूरा यानी कि जो चार्ज में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसमें जो डेंसिटी वो कितनी है, रो है। तो इसका मतलब यहाँ जो चार्ज होगा डी क्यू। ठीक है, इसकी वजह से मैं क्या देता हूँ, जो चार्ज होगा डी क्यू कितना हो जाएगा, रो डीवी हो जाएगा। और इस रो डीवी की वजह से ये मैं मान लीजिए एक डिस्टेंस लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये ए है, और यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है कितनी है, मान लीजिए आर डिस्टेंस है, और ये जो एंगल है कितना है, थीटा एंगल। समझ में आ रहा है, चार्ज कौन सा है, ये इतना सा मैंने एक चार्ज दिया है, उस चार्ज की वजह से मुझे ए डिस्टेंस पे क्या निकालना है, ए डिस्टेंस पे मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। और ये जो स्मॉल चार्ज है, यानी कि जो चार्ज एलिमेंट लिया है ये कितना है, डी क्यू, और ये किसके बराबर है, रो डीवी के, क्योंकि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या मान रहा हूँ, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान रहा हूँ। ठीक है, और ये वॉल्यूम कितना मान लीजिए डीवी वॉल्यूम है, तो कितना हो जाएगा, रो डीवी इक्वल टू डी क्यू। ठीक है, यहाँ से हमने ये डिफाइन कर दिया। एंगल कितना है, जेड एक्सिस है, ऑलवेज एंगल कहाँ से लेते हैं, थीटा। जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस से एंगल कितना लिया है, थीटा एंगल हमने लिया है। ठीक है, तो इस केस के अंदर मुझे क्या निकालना है, इसका पोटेंशियल निकालना पॉइंट बी पे, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, सबसे आसान चीज है, क्योंकि उसके अंदर हमें डायरेक्शन में जाने की जरूरत नहीं होती। पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो मुझे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा मुझे पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल 8 पॉइंट पी इज गिवन बाय, किससे दिया जाएगा, क्या फॉर्मूला हो जाएगा कि V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम किस में है अभी, एरिया वैक्यूम में है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज से आपके पास क्या आएगा, डी क्यू। ठीक है, मान लीजिए डी है तो किसके बराबर आएगा, डी क्यू। डिस्टेंस कितनी है, ए। ठीक है, कुल मिला के टोटल अगर मैं देखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, V इज इक्वल टू इंटीग्रल V। ठीक है, तो V इज इक्वल टू इंटीग्रल, और इस डी क्यू की जगह क्या रख दूंगा, रो डी वी, इंटीग्रल रो डी वी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, अब यहाँ से कांस्टेंट है उसको मैं बाहर ले सकता हूँ। ठीक है,
चलिए कॉन्स्टेंट की बाद में बात करते हैं, पहले क्या करते हैं 1/a की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ 1/a की वैल्यू निकालना है, तो 1/a की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले a निकालिए। ठीक है, तो a स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, जब हम ट्राइंगल की बात करते हैं, कोई इस तरह का ट्राइंगल दे रखा है, ये मान लीजिए थीटा एंगल दे रखा है, ये a है, ठीक है, ये r है और ये r है, तो ये a किसके इक्वल होगा। अगर ये बीच का एंगल अगर दिया हुआ है तो a किसके इक्वल होता है कि a स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि a स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा। ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ से आगे, यहाँ से क्या करते हैं, क्योंकि r स्क्वायर है उसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो r स्क्वायर, या फिर अभी एक बार ये करिए कि इसमें से आप a निकाल लीजिए पहले। ठीक है, a क्या हो जाएगा, या 1/a निकाल लेते हैं, तो 1/a क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा 1/r स्क्वायर, एक बार कॉमन ले लेता हूँ, 1/r में क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस 2 और एक r ऊपर एक ये और कोस थीटा टू द पावर -1/2। ठीक है, क्या करें आप r कॉमन लेंगे, पहले तो आप क्या निकालेंगे, इसका रूट निकालेंगे, रूट निकालेंगे तो पावर कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। फिर क्या करते हैं कॉमन ले लेंगे क्या r, जैसे r कॉमन लोगे यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा एक r से एक r नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R कोस थीटा। ठीक है, पावर, अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसके डिवाइड में रह रहे हैं, तो कुल मिला के इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली आपकी इक्वेशन पावर किसमें आ जाएगी, ये r जो कॉमन लिया था वो नीचे आ जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी पावर इसमें माइनस में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या लगाते हैं यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, क्या लगाते हैं बाइनोमियल थ्योरम, अगर हम लगाते हैं तो उस केस में क्या इक्वेशन बनती है। ठीक है, ये डायग्राम मिटा रहा हूँ, इसका हमें यूज नहीं करना अब। तो बाइनोमियल जब थ्योरम हम लगाएंगे तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या हो जाएगा, यही लगा देता हूँ एक बार तो, कि 1/a इज इक्वल टू 1/r। ठीक है, उसके बाद में ये 1 है, क्योंकि हम क्या रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं r इज ग्रेटर देन, ठीक है, ये हमारे कंडीशन है, उस केस में बाइनोमियल थ्योरम लग सकता है, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है क्या नहीं चाहिए 1 से बहुत कब आनी चाहिए, तब बाइनोमियल थ्योरम लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होती है पावर आगे आ जाती है, तो 1 माइनस 1/2 और ये बच जाएगी इस तरह से r स्क्वायर माइनस 2r अपॉन r कोस थीटा। फिर आगे वाली क्या टर्म बनेगी, आगे वाली टर्म में अगर मैं जाऊंगा तो क्या आता है n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। भाई वैल्यू क्या मिलती है लेक्स, पहली वाली में क्या मिलती है n, ठीक है, दूसरी वाली वैल्यू क्या मिलती है, अगर मैं चलो लिख देता हूँ, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है 1 टू द पावर 1 प्लस x टू द पावर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे माइनस में है तो ये इस तरह से रहेगी, है ना, या फिर माइनस प्लस अभी छोड़ो, आप तो सिर्फ इसके लिए लिखते हैं, वैल्यू अपने आप ले लेंगे तो क्या हो जाएगा nx प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर। आगे की टर्म हमें लेनी नहीं है, तो पहले मैंने क्या किया, n मेरे पास कितना 1/2 किसमें माइनस में, तो माइनस 1/2 आगे आ गया, x एज इट इज रह गया हमारा। ठीक है, अगली बार में क्या होगा n माइनस 1, तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा -12 माइनस 1 अपॉन 2, है ना, तो कितना हो जाएगा -3/2 लाओगे तो बाहर कितना हो जाएगा प्लस में 3/4 और 3/8। ठीक है, कितना आ जाएगा प्लस में 3/8। ठीक है, इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा 3/2। ठीक है, -3/2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/4, फिर ये 2 और डिवाइड करोगे तो 3/8। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ अगर मैं अगला टर्म देखूंगा तो प्लस में 3/8 और ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, तो क्या आ जाएगी r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस 2r अपॉन r कोस थीटा स्क्वायर। ठीक है, यह क्या था एक्स स्क्वायर, तो हमने क्या किया एक्स का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, तो 1/a इज इक्वल टू, ठीक है, अब क्या करते हैं r की पावर के अंदर देखते हैं कि r की पावर 1 कहाँ आ रही है। देखो कहाँ आ सकती है r की पावर 1 सिर्फ एक यहाँ आ सकती है और कोई r की पावर 1 आपको नहीं मिलेगी। तो इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या है 1/r तो आपका कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस ये माइनस मल्टीप्लाई हो क्या मिलेगा प्लस 1/2 से ये कैंसिल आउट होगा, क्या मिलेगा r cos थीटा अपॉन r। तो अगली वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, प्लस के अंदर r cos थीटा अपॉन r मिल गई। ठीक है, चलिए अब आप देखिए r की पावर 2 में, r की पावर कौन सी स्मॉल 1 वाली हो गई। ठीक है, स्मॉल r में हो गया। अब देखिए स्मॉल r की पावर 2, तो स्मॉल r की पावर 2 यानी कि r स्क्वायर की जो है कांस्टेंट क्या क्या मल्टीप्लाई में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो r स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, एक तो यहाँ से मिलेगा आपको, तो एक r स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, जब आप इसको आगे एक्सपेंड करोगे तो इसका एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा, मैं लिखूं यहाँ पे क्या जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दूं,
डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए मैं लिख के दे देता हूँ ना, डायरेक्ट आप करके देखना इसको सोल्व। यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये तो कितना बनेगा, r की पावर 4 है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर से करोगे तो क्या मिलेगा, r की पावर 4, तो यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं। ये कितना मिलेगा, यहाँ से देखेंगे तो इसका स्क्वायर तो कितना आ रहा, 4r² कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक वैल्यू तो क्या मिल जाएगी, 4r² कोस थीटा, एक वैल्यू क्या मिल रही है, r² अपॉन ये वाली। ठीक है, ये किसमें मिल रही है, दोनों आपको माइनस के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। तो ये मिलेगी माइनस r² अपॉन 2r², एक तो यहाँ से मिल जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब। दूसरा ये वाली 3/8 के अंदर 3/8 इस 2 से क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, तो कितना बचेगा 3/4, तो माइनस में 3/4। ठीक है, माइनस में 3/4। अच्छा, ये माइनस माइनस किसमें, प्लस में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है ना, तो प्लस में, तो प्लस में 3/4। उसके बाद में क्या मिलेगा, यहाँ से r² डिवाइड में, यहाँ से r² डिवाइड में r² और कोस स्क्वायर। ठीक है, तो r² कोस स्क्वायर थीटा अपॉन r²। ठीक है, हाई टर्म को जो है वो नेग्लेक्ट कर दीजिए। ठीक है, r की पावर क्यूब, r की पावर वो वाली है, उसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, मॉडिफाई करके कुछ इस तरह से कि 1 प्लस ये r कोस थीटा अपॉन r, प्लस वाले को आगे ले लेते हैं। ठीक है, जैसे प्लस वाले को आगे लोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, चलो 1/2 r² दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, और ऊपर भी दोनों में r² कॉमन आ गया, तो ये पहले मिलेगा आपको 3 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 कोस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या कर लेते हैं 2, हाँ डिवाइड में 2, और इधर से क्या मिलेगा माइनस में 1, ये आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, कंफर्म कर लीजिए एक बार। तो ये जो है आपको क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, किसकी, जब हम इसको मल्टीपल एक्सपेंशन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तब ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं है r की पावर में। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखते हैं। क्या मॉडिफाई करके लिखते हैं कि इस r को माइनस में अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या मिल जाएगा मेरे पास कि ये बनेगा 1/r प्लस r कोस थीटा अपॉन r² प्लस r कोस थीटा अपॉन r², और प्लस के अंदर जो है इसको मैं कर सकता हूँ 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2। अच्छा, 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2, यहाँ पे 2r आ रहा है क्या, 2r कोस थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे। अच्छा, ये गलती कर दी क्या, 2r कोस थीटा, इसका स्क्वायर कर रहे हैं अपन, है ना, तो 3/8 सेकेंड, यहाँ एक कन्फ्यूजन हमने गलती कर दी है। देखिए, ये देखिए क्या गड़बड़ की है, 3/8 तो ऑलरेडी है बाहर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4r²। ठीक है, ये कितना आएगा 4r², तो कितना बचेगा 3/2 ही बचेगा। कितना बचेगा 3/2। ठीक है, कितना बचेगा वो, क्योंकि उधर क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, शॉर्ट में करने में हो जाती कई बार दिक्कत, आप इसको पूरा एक्सपेंड करेंगे तो नहीं होगी ऐसी गलती। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ से, तो ये जो 2 है ये 2 नहीं बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको पास पूरी इक्वेशन जो है इस तरह से मिल जाएगी। तो इसको आगे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 3r² कोस स्क्वायर, चलो r² को बाहर रख दो, 3r² और अंदर हो जाएगा ये, या पूरा लिख दे r² 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 और r²। ठीक है, ये आपको क्या मिलेगी, इसकी इक्वेशन मिल जाएगी। अच्छा, r² तो ऑलरेडी है, तो r³ क्या मिल जाएगा, r³। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू मिली 1/a की, तो 1/a की वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे, ठीक है, 1/a की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा कि v इज इक्वल टू, ठीक है, v इज इक्वल टू पहली इक्वेशन में, क्योंकि अब ये मल्टीप्लाई में चल रहा है तो इसको आप क्या लिखेंगे कि रो dv अपॉन 4πε0a, a की जगह पहली एक्सप्रेशन कौन सी होगी 1/r की। ठीक है, प्लस अगला क्या होगा रो dv 4πε0 कांस्टेंट, अगला क्या मिलेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ में, ये तो r² तो कांस्टेंट है, तो r² आ गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है रो, भाई इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, रो dv तो ऑलरेडी है r cos थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा रो r cos थीटा dv। ठीक है, अगली इंटीग्रल निकालोगे फिर क्या मिलेगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो रो r² 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 r³
इसके और डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी ये इसके साथ चल रहा है तो इसको ये कर दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आर क्यूब ऑलरेडी चल रहा है, आर क्यूब ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको इस तरह से ये इक्वेशन क्या मिल जाएगी, आगे सोल्व मिलती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो है इसको मैं जो है इस तरह से डिनोट करता हूँ, ये क्या है P0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ये हो गया P1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और अगला लिख दिया मैंने P2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे मैंने एक और क्या कर दिया, इनको डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया है, वो डिफाइन ऐसे किया है कि वो डिफाइन क्या किया, वो ये है कि मेरा जो P1 है, ठीक है, इसे क्या कह रहा हूँ, मोनोपोल मोमेंट। क्या कह रहे हैं, मोनोपोल मोमेंटम या मोमेंट, है ना, मोनोपोल मोमेंटम नहीं, मोनोपोल मोमेंट यानी कि एकल ध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो एकल ध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या है, एकल ध्रुव आघूर्ण का मतलब है कि आप P नोट को जो लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, रो डी वी लिख रहे हो। और अगर मान लीजिए ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होकर क्या कौन सा है, मान लीजिए पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, समीशन क्यू आई। क्या हो जाएगा, समीशन क्यू आई, क्योंकि अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था उसका डायरेक्ट सम कर रहे हो। यहाँ पे अगर पॉइंट चार्ज होगा तो क्या होगा, पॉइंट चार्ज का सम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम P1 को डिफाइन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट P1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है रो आर कोस थीटा डीवी। क्या आ रहा है, रो आर कोस थीटा डीवी। ठीक है, इसको दूसरा, क्योंकि आर कोस थीटा किसके बराबर होता है, आप देखिए यहाँ से ये था ना, ये मेरा आर था, ये थीटा था, और ये क्या है, इधर जेड एक्सिस में जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इस आर के कंपोनेंट लेते हैं, एक्स वाई जेड में कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है, ये वाई था और ये क्या था, एक्स था, एक्स वाई जेड में कंपोनेंट लेते हैं, जब आप आर को इस तरफ लेके आओगे क्या मिलेगा यहाँ पे, आर कोस थीटा, जो किसके बराबर होगा, जेड के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, जेड के। तो अगर मान लीजिए मैं इसको पॉइंट चार्ज का लेता हूँ, है ना, तो पॉइंट चार्ज में क्या हो जाएगा, समीशन आई, यहाँ से क्या मिल जाएगा, क्यू आई आर आई कोस थीटा आई, या कह सकता हूं क्यू आई, ठीक है, जेड आई, क्या हो जाएगा, क्यू आई जेड आई, यानी कि क्यू आई का आपको कौन सा कंपोनेंट लेना है, जेड वा कोऑर्डिनेट है वो आपको लेना है, क्योंकि आर कोस थीटा का मतलब क्या हुआ, जेड वा कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट कंडीशन पे जाइए। नेक्स्ट में क्या है, सीधा सीधा थर्ड वाला क्या है, इसे बोलते हैं हम क्वाड्रपोल मूवमेंट, है ना, क्वाड्रपोल मूवमेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, क्वाड्रपोल मूवमेंट यानी कि चतुर्ध्रुव आघूर्ण। ठीक है, हो गया, क्या हो गया, क्वाड्रपोल मूवमेंट। क्वाड्रपोल मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, चतुर्ध्रुव आघूर्ण। हिंदी में कहेंगे तो क्या हो जाएगा, चतुर्ध्रुव आघूर्ण। ये हो गया द्विध्रुव आघूर्ण, ये हो गया एकल ध्रुव आघूर्ण। ठीक है, चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या हुआ, ये इस तरह से कि जो आपको ये वैल्यू मिल रही है P2, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है P2। तो P2 क्या हो जाएगा आपके पास कि P2 अगर मैं देखूं तो वो है मेरे पास रो आर स्क्वायर, है ना, 3 कोस स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये आपको टोटल मिला के वैल्यू मिल रही है। या इस 1/2 को बाहर ले लेते, क्योंकि ये तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इंटीग्रल यहाँ चल रहा है, और 1/2 को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या है मेरे पास, क्वाड्रपोल मूवमेंट। इस क्वाड्रपोल मूवमेंट का मतलब क्या है, ये है सिमेट्री को ये किसको दर्शाता है, सिमेट्री, यानी कि जो आपके चार्ज की सिमेट्री है, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर वो जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ डिस्टोर्शन के साथ है। ठीक है, वो डिस्टोर्शन के साथ होगा या नहीं होगा वो सब डिपेंड करता है, वो स्टेबिलिटी के जो है, मतलब क्वाड्रपोल मूवमेंट ये डिसाइड करता है कि जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि अगर न्यूक्लियस का क्वाड्रपोल मूवमेंट जो है 0 है, तो इसका मतलब वो मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कौन शो करता है, क्वाड्रपोल मूवमेंट शो करता है। इसका मतलब क्या, अगर आगे मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, P2 इज इक्वल टू, है ना, P2 इज इक्वल टू, अब देखिए हाफ है तो हाफ लिख दीजिए। अब मान लीजिए कि इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, है ना, तो मल्टीप्लाई करके देखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो 3 आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा -r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 तो बात चल रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगी। अच्छा, साथ में dv है क्या, हाँ dv, ठीक है, साथ में क्या चल रहा है, dv, क्योंकि आप रो ले रहे हो तो रो के साथ क्या हो रहा है, आप
डीवी के, क्योंकि हमें चार्ज लेना है ना, तो चार्ज क्या होगा, रो इंटू डीवी और इसका इंटीग्रल टोटल मिला के, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज इसका मतलब क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉइंट्स में है, तो क्या होगा, P2 जो लिखोगे वो क्या हो जाएगा, हाफ समीशन आई, ठीक है, यहाँ क्या आएगा, क्यू आई, क्या आएगा, क्यू आई, क्योंकि रो डीवी इज इक्वल टू क्यू आई, ठीक है, क्यू आई 3 आर आई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आई माइनस आर आई स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि आर आई कोस थीटा आई किसके बराबर होगा, जेड आई के बराबर, कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, जेड व कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है, कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, जेड व कंपोनेंट हो जाएगा। तो जो P2 मिलेगा वो आपको मिल जाएगा हाफ समीशन आई क्यू आई 3 जेड आई स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, यानी कि ये आपका जो होगा वो होगा क्वाड्रपोल मूवमेंट, ठीक है, क्या होगा, क्वाड्रपोल मूवमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो वो जो पोटेंशियल होगा किसी पॉइंट के ऊपर, वो मोनोपोल, डाइपोल और क्वाड्रपोल, इन सब के जो है इन सब की वजह से जो आपका क्या बोलते हैं कि जो पोटेंशियल होगा उनके सम के इक्वल होगा। अब समस्या क्या आ रही है कि यहाँ जब आगे जाते हो तो आर की पावर क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मोनोपोल है, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मोनोपोल है, तो आगे वाली टर्म क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट। अगर मोनोपोल जीरो है, मान लीजिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से कि उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मोनोपोल कितना हुआ, जीरो, क्योंकि आप क्या करोगे, क्यू आई का सम करोगे, ठीक है, तो जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव है, तो टर्म मिला के चार्ज कितना होगा, जीरो। तो ये जब जीरो टर्म हो जाएगी तो पोटेंशियल किसकी वजह से रहेगा, डाइपोल मूवमेंट की वजह से रहेगा। अगर मान लीजिए डाइपोल मूवमेंट भी जीरो है, हम इस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे। अगर मान लीजिए डाइपोल मूवमेंट भी जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आगे किस पे जाएंगे, इस वाले पे जाएंगे। जब इस वाले पे जाएंगे तो क्या होगा, क्वाड्रपोल मूवमेंट की वजह से निकालेंगे, और क्वाड्रपोल मूवमेंट जो निकाल के उसके अंदर क्या करेंगे, 4πε0/r³ की डिवाइड कर देंगे, तो कुल मिला के आपको क्या मिल जाएगा, उसका पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। जब ये पोटेंशियल मिल जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का तरीका बड़ा सिंपल है, क्योंकि हमें किस में जाना है, स्फेरिकल सिमेट्री, आर कैप की फॉर्म में और थीटा कैप की फॉर्म में, जो हमने कल भी निकाला था वो हम वापस आज यहाँ फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, क्वाड्रपोल मूवमेंट अपने आप में क्या है, एक और जो है वो सिग्निफिकेंस रखता है फिजिकल, और वो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि ये किसको दर्शाता है, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है ना। तो अगर मान लीजिए सपोज करिए ये इस तरह से आपके पास जेड एक्सिस और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, इसके अंदर जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट स्फेरिकल है, ठीक है, क्या है, कंप्लीटली स्फेरिकल है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब क्वाड्रपोल मूवमेंट इसको क्यू से डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। तो क्वाड्रपोल मूवमेंट कितना होगा, उसका जीरो होगा, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या है, सिमेट्रिकली है, क्या है, पूरा का पूरा स्फेरिकल है, ठीक है। अगर क्वाड्रपोल मूवमेंट क्यू कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है, ठीक है। या आप ऐसे कर लीजिए कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, स्फेरिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मान लीजिए सपोज कर लिए कि आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का है, यानी कि अगर क्वाड्रपोल मूवमेंट पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव कब हो सकता है मुझे बताइए, इसके अंदर पॉजिटिव कब हो सकता है, ये तब पॉजिटिव हो सकता है जब आपके 3ZI² है वो ग्रेटर देन किसके होना चाहिए, R² के। अगर ये स्क्वायर के ग्रेटर देन है, इसका मतलब क्या रहेगा, तो इसका मतलब जेड एक्सिस की तरफ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या है, ज्यादा है। तो जेड एक्सिस की तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि आपको जो है वो प्रोलेट जो है, यानी कि दीर्घ हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, प्रोलेट को बोलते हैं दीर्घाक्ष, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, दीर्घाक्ष है, यानी कि प्रोलेट जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तीसरा क्या है कि अगर मान लीजिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके तीसरा केस लेते हैं, तीसरे केस में क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए ये वाली कंडीशन है, ठीक है, तो यहाँ क्यू क्या आएगा, यहाँ तो आएगा पॉजिटिव, यहाँ क्यू क्या आएगा, यहाँ आएगा नेगेटिव। क्यों आएगा, क्योंकि अगर RI की वैल्यू, RI² की वैल्यू इस 3ZI² से ज्यादा हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या आएगा, नेगेटिव, क्या क्यू आएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि अब जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, जेड एक्सिस की तरफ कम और इस प्लेन XY प्लेन में ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इसे क्या हो जाएगा, ये ऑब्लेट उसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा आपका, कि जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, जेड एक्सिस में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कम है और XY प्लेन में उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो आकृति कैसी बनेगी, प्रोलेट आकृति बनेगी। ये किस केस में है, ये उस केस में जब क्यू की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, ठीक है। तो आगे समझ में इस चीज,
बड़ी सिंपल सी चीज है, ठीक है, कि क्वाड्रपोल मूवमेंट क्या दर्शाता है। क्वाड्रपोल मूवमेंट का जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है या कह सकते हैं फिजिकल जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि क्वाड्रपोल मूवमेंट के अंदर ये शो करता है कि जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, स्फेरिकल है या नहीं है, ठीक है। तो आपको इस तरह से फाइंड आउट करना है। तो ये जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये दोनों चीजें आपके पता है, मोनोपोल और डाइपोल हम पढ़ चुके हैं, क्वाड्रपोल आपके लिए नई चीज है। तो ये फॉर्मूला आपको दोनों पता होना चाहिए। अगर नॉर्मली आपके केस के अंदर क्या होगा, पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ज्यादा रहेगा तो पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बाकी जो है वो उसके लिए आपको इतना क्वेश्चन वैसे तो मैंने देखा नहीं है, क्योंकि पॉइंट चार्ज का क्वेश्चन देखा है, पॉइंट चार्ज की आपके कोर्स में है, तो वो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पॉइंट चार्ज का, देन उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रपोल मूवमेंट का तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। ये आपकी यूजी की बुक का एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में है कि एल लंबाई के एक वर्ग के विकर्ण से अभिमुख दो कोनों पर प्लस क्यू, इंग्लिश वालों के लिए मैं अभी कन्वर्ट कर दूंगा, प्लस क्यू, एक सेकेंड है ना, कौन सा नंबर है, ठीक, चलिए सॉरी इंटरप्ट के लिए। चलिए क्वेश्चन ये है हमारे पास कि एल लंबाई के एक वर्ग के विकर्ण से अभिमुख दो कोनों पर प्लस क्यू कूलाम के आवेश तथा दूसरे विकर्ण के दोनों कोनों पर माइनस क्यू कूलाम के आवेश स्थित हैं। ऋण आवेशों को मिलाने वाले विकर्ण से थीटा कोण बनाते हुए तथा वर्ग के केंद्र से आर दूरी, कैपिटल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है, जब आर इज ग्रेटर देन एल, ठीक है। तो ये एक इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो उसको ले लेते हैं कि ये एक्सिस हो गई, ठीक है। इस एक्सिस के अंदर जो है अगर मैं डायग्राम देखूं तो कुछ इस तरह का है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ है, एक पॉइंट चार्ज और एक पॉइंट चार्ज यहाँ, ठीक है। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के कोने पे क्या है, दो पॉजिटिव चार्ज पड़े, दो नेगेटिव चार्ज पड़े, ठीक है। किस तरह से पड़े, डायगोनली। तो एक पॉजिटिव किसको मानूं, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो नेगेटिव चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन है, यानी नेगेटिव चार्ज को जो मिला रही है लाइन, उससे थीटा एंगल पे क्या निकालना है। तो इसका मतलब जिससे निकालना है उसको क्या मान लो, जिसको निकालना है उससे हमें थीटा एंगल लेना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको एक्स एक्सिस पे मान लो, ठीक है, कहाँ मान लो, एक्स एक्सिस पे मान लो, ठीक है। तो ये इस तरह से मान लीजिए है, तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये क्या होगा मेरा नेगेटिव, क्योंकि उन्होंने उस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसको आगे और मिला देते हैं, तो ये माइनस एक्स और ये सॉरी माइनस वाई और माइनस एक्स। तो क्वेश्चन में ये कहा गया था कि जो माइनस चार्ज है उनको मिलाने वाली जो डायगोनल है, उस डायगोनल से थीटा एंगल पे, तो ये डायगोनल से थीटा एंगल के, इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या है मेरी, आर डिस्टेंस है, और कहाँ से ले रहे हैं, ये थीटा एंगल यहाँ से ले रहे हैं, समझ में आएगा। ये क्वेश्चन है हमारा। अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि वहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। अगर पोटेंशियल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने आप ही फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। देख चीज दूसरी, इन्होंने वो ए तो दिया नहीं है, डिस्टेंस दे रखी क्या, हाँ, एल लंबाई के वर्ग है ना, तो इसका मतलब ये लेंथ कितनी दे रखी है, एल दे रखी है, ठीक है। ये लेंथ एल दे रखी है, ये मेरा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। तो सबसे पहले आप जब ऐसा ही क्वेश्चन मिले जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का दे रखा हो, ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब इस तरह का दे रखा हो तो उसके अंदर सबसे पहले आपको किसमें जाना है कि जब भी आप पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल होगा पी नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस P1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस P2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। यहाँ तक का आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए P नोट कितना आता है,
पी नोट का मतलब क्या है? पी नोट का मतलब, क्योंकि कौन सा है, पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? ये इस तरह से आप पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। ये कितना आएगा? तो पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं देखूं तो कितना आ जाएगा? देखिए प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू और फिर माइनस क्यू, टोटल मिला के चार्ज कितना हुआ? 0। तो इसका मतलब ये कितना आ गया? 0। तो इसका मतलब इसकी वजह से कोई चार्ज वो पोटेंशियल रहेगा क्या? कोई पोटेंशियल नहीं रहेगा। फिर किस पे आ जाइए? P2 पे। P2 क्या होता है? P2 बड़ा सिंपल सा था, QI इंटू ZI, ठीक है, QI इंटू ZI, ठीक है। तो क्या इसकी वजह से कोई आपका वो रहेगा क्या, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? भाई दूसरा क्या देख सकते हैं आप, या सीधा यहाँ से देखिए कि ये आप डिस्टेंस जो है ओ से ले रहे हो, ओरिजिन से, है ना, क्योंकि मेरे पास जेड एक्सिस में तो मैं ले नहीं था इसको, ठीक है, तो ओरिजिन में ले रहा हूँ। तो मान लीजिए ये जो आपकी डिस्टेंस है इसको मैं RI कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? RI कर देता हूँ, ठीक है, RI cos थीटा। ये आपको उसकी वैल्यू मिलती है वहाँ पे, QI RI cos थीटा। अब यहाँ से आप देखिए कि इसका मतलब क्या, अल्टीमेटली ये है कि जेड एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस बनेगी, ठीक है। तो आप डिस्टेंस कहाँ से लेंगे? ओरिजिन से लेते हैं। तो जब ओरिजिन से लेंगे तो देखिए माइनस इंटू ये कितना होगा, ये वाली वैल्यू कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की, अगर मैं नापना चाहूँ ये वाली, क्योंकि ये कितना है? L, ठीक है, ये कितना है? L। तो ये टोटल मिला कितनी होगी? √2L। √2L के अंदर आधी है इसकी, तो इसका मतलब क्या हुआ? L अपॉन √2। ये वैल्यू कितनी आई? L अपॉन √2। तो इसको क्या करोगे आप? इस तरह से लिख लीजिए कि माइनस क्यू इंटू L अपॉन √2, क्योंकि ये क्या है? चलिए दूसरा डिस्टेंस आपको लेने की जरूरत है, कौन सी एक्सिस में है? ये I एक्सिस में है, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में है? I के डायरेक्शन में। अगला चलिए यहाँ से इसमें चलिए, इसके लिए क्या हो जाएगा? प्लस के अंदर Q L अपॉन √2, कौन सी डायरेक्शन में है? GI डायरेक्शन में है। अगला चलिए यहाँ आ जाइए, माइनस Q L अपॉन √2, कौन सी डायरेक्शन है? माइनस I के डायरेक्शन है, ठीक है। अगला चलिए यहाँ से ये पहुँच के इस पे आ जाइए, ये क्या कर रहा है? प्लस Q, डायरेक्शन कौन सी है? माइनस का J, कौन सी डायरेक्शन में है? माइनस का J है। तो इससे आप देखिए, तो ये क्या होगा? माइनस QL इंटू √2, ठीक है। ये क्या होगा? प्लस QL इंटू √2, तो ये क्या हो गया? कैंसिल आउट। प्लस QL इंटू √2 J कैप, अच्छा ये लिखा नहीं क्या यहाँ पे? L बाई √2 और माइनस J कैप, तो ये क्या होगा? इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको जो आपको डाइपोल मोमेंट है वो कितना मिल गया? 0। तो बचा कौन सा? क्वाड्रपोल मोमेंट, सॉरी ये 1 था। कौन सा बचा? क्वाड्रपोल मोमेंट। अब क्वाड्रपोल मोमेंट क्या होता है? तो क्वाड्रपोल मोमेंट अगर निकालना चाहें तो वो हो जाएगा 1/2 समीशन, ठीक है, 1/2 समीशन, फिर QI 3 फिर क्या था यहाँ पे? ZI, है ना। इसको अगर उसमें लिखूं तो क्या हो जाएगा? ZI माइनस RI स्क्वायर, ठीक है, यही था, QI 3 ZI माइनस RI स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा? इसका क्वाड्रपोल मूवमेंट। चलिए यहाँ से देखते हैं दूसरा, अगर मान लीजिए इसको मैं इसकी फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? हाफ समीशन QI, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 RI cos थीटा माइनस RI स्क्वायर में था क्या? सॉरी स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, ठीक है। आगे समझ में आ जाइए। यहाँ से क्वाड्रपोल मूवमेंट निकालते हैं, सबका निकालना अलग अलग। पहले किसके लिए चलते हैं? इस पॉइंट के लिए चलते हैं, माइनस Q के लिए, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट लिख दूं मैं यहाँ से, अगर कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा यहाँ से? इसका कोऑर्डिनेट होगा L, कैपिटल L में ना, हाँ कैपिटल L 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 L, नहीं कुछ गड़बड़ है ना कोऑर्डिनेट, क्योंकि इन्होंने क्या कहा? इसकी लेंथ L दी है ना, इसकी लेंथ L दी है, तो ये कितनी है? L बाई √2 है ना, ये है L बाई √2, तो क्या हो जाएगा? L बाई √2 और 0, यहाँ से क्या मिलेगा? 0 L बाई √2, ये कितना मिलेगा? एक्स एक्सिस में माइनस L बाई √2 और 0, ये कितना हो जाएगा? 0 और माइनस L बाई √2, ठीक है। ये वैल्यू आपको मिलेगी जो मैंने अभी यहाँ पे ली भी है, ठीक है। ये सारी चीज हो गई। अब यहाँ से आप देखिए पहले के लिए निकालते हैं। पहला कौन सा है? मान लीजिए ये यहीं से स्टार्ट करते हैं, एक चलना इसी तरह से चलना स्टार्ट करते हैं, तो कौन सा? माइनस Q के लिए, ठीक है। माइनस Q के लिए अगर मैं देखता हूँ पहले, तो क्वाड्रपोल में हाफ तो बाहर है, इसको हाफ बाहर ले लीजिए। पहले सबका एक एक करके लिखते हैं। चार्ज कितना है? चार्ज है माइनस Q, ठीक है, चार्ज कितना है? माइनस Q। फिर इधर आ जाइए 3, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है L बाई √2। R कितना है? L बाई √2, ये बाहर ले लिया मैंने। L बाई √2 का स्क्वायर है, अच्छा स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? L स्क्वायर बाई 2 है।
ठीक है। फिर है 3 कोस थीटा, अंदर कितना है 3 कोस थीटा, एंगल कितना बन रहा है यहाँ से थीटा एंगल बन रहा है, तो 3 कोस थीटा, ठीक है, -1। अच्छा कोस थीटा का भी क्या आ रहा है स्क्वायर में आ रहा है, तो स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इस आर की जगह क्या आ रहा है अपने पास L/√2, इस डिस्टेंस को निकालोगे तो ये डिस्टेंस कितनी है L/√2 है ना, ये डिस्टेंस L/√2, ये L/2 L है L/√2 सारी वही चलती है। पहला के लिए हो गया सोल्व, चलिए दूसरे के लिए आ जाइए। दूसरा क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज 1/2 तो बाहर चल रहा है, इसको थोड़ा छोड़ो मत। फिर लेंथ कितनी है वही L²/2, क्योंकि R² कॉमन लोगे बाहर L²/2। अंदर एंगल कितना होगा 3 कोस स्क्वायर। अब देखिए क्या यह थीटा होगा क्या, तो इसका मतलब क्या है ये एंगल कितना है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा और -1, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन हो गया। तीसरे पे आइए, तीसरा कितना हो रहा है, तो तीसरा कौन सा ये वाला, तो कितना आएगा -q L²/2 -q L²/2, ठीक है। अच्छा ये अगर ऐसा हो रहा है तो आप R² को बाहर ले लीजिए ना, R²I को क्या करिए बाहर ले लीजिए, तो क्या बनेगा -1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में 3 कोस थीटा, थीटा कितना बनेगा, अब थीटा देखना है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो 90 तो ये ऑलरेडी है, या फिर क्या कह सकते हैं 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो क्या बन गया कोस स्क्वायर 180 माइनस थीटा और -1। फिर आ जाइए प्लस, अब कौन सा चार्ज ये वाला, तो ये +q। लेंथ कितनी है R², तो कितनी हो जाएगी R² कितनी हो जाएगी है ना L²/2, अंदर 3 कोस। अब कोस कितना है इसका देखिए, तो इसका मतलब है यहाँ से मिला के टोटल यहाँ तक का, तो यहाँ तक का एंगल कितना होगा 270 माइनस थीटा, तो कितना हो गया 270 माइनस थीटा, स्क्वायर में चल ही रहा है, माइनस का 1, तो ये आपके पास टोटल इक्वेशन बनेगी इतनी लंबी चौड़ी। चारों के लिए हमने क्या निकाल लिया क्वाड्रपोल मूवमेंट। अब उसको मिटा रहा हूँ, उसका काम मेरा खत्म हो गया, वो उधर से स्टार्ट करूंगा मैं। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी इसको सोल्व करेंगे, तो देखिए पहले केस के अंदर अगर आप देखते हैं तो सिंपली यही रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, -q L²/2 3 cos थीटा -1। दूसरे के लिए क्या बनेगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा sin² थीटा। तीसरा 180 किसके 180 माइनस थीटा, कोस का कोस में ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर तो क्या रहेगा कोस में रह जाएगा, वो कितना रह जाएगा 370 माइनस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के इन सबको जोड़ देंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन जो मेरे पास P2 की बनेगी, ठीक है। P2 इज इक्वल टू हाफ, तो ऑलरेडी बाहर है, ठीक है, हाफ बाहर है, अंदर क्या होगा ये भी कॉमन आ जाएगा, q L²/2 भी सब में कॉमन, तो क्या हो जाएगा q L²/4, ठीक है। अंदर ये क्या रहेगा 3 cos स्क्वायर थीटा -1 यहाँ से, ठीक है। और ये माइनस साइन, तो माइनस और माइनस प्लस, तो ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस में। अगले में देखिए ये प्लस में ही चलेगा, ये कितना हो जाएगा प्लस में 3 साइन है ना, 3 sin² थीटा 3 sin² थीटा -1, ठीक है। ये पूरा बाहर चला गया, अंदर ये मल्टीप्लाई होगा माइनस पे, तो -3 cos स्क्वायर थीटा और +1। अगला QL बाहर चला गया, तो प्लस के अंदर 3 sin² थीटा -1, ठीक है। ये सारी इक्वेशन बन जाएगी। तो इस -1 से ये +1 कैंसिल, इस +1 से ये +1 कैंसिल, ठीक है। कुल मिला के कितना हो जाएगा q L²/4, यहाँ से ये कोस माइनस में, ये कोस माइनस में, साइन प्लस में, तो क्या हो जाएगा 3 बाहर, तो 3 बाहर, अंदर क्या बन गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस sin² थीटा, यही बनेगा। 3 और 3 बाहर चला गया तो कितना बना कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 नहीं 6 होगा ना, सॉरी 3 और +3 6 है ना, तो ये जाएगा 6 बार, तो 6 बार चला गया तो क्या बन गया sin² थीटा प्लस cos² थीटा, तो कुल मिला के क्या बन गया P2 इज इक्वल टू 3/2 q L², क्या बन गया 3/2 q L², ठीक है। एक सेकंड माइनस प्लस की गलती कर दी अपन ने, ठीक है। क्या गलती कर दी, ये माइनस में आ रहा है, एक सेकंड है ना, ये बन जाएगा sin² थीटा माइनस cos² थीटा, ये बनेगा, ठीक है ना।
क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, ये किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के। किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के, है ना। देखिए साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। देखिए किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा के। फिर इसको आगे अगर सोल्व करते हैं तो किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है, एक सेकंड, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अपने पास क्या आ रहा है, हाँ कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारे पास कोस 2 थीटा किसके बराबर होता है, एक सेकंड देखते हैं, कोस 2 थीटा देखना। तो अगर मैं इसको देखूं तो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हाँ ये होता है सॉरी, है ना। मैथ थोड़ी सी मैथ का ध्यान रखें। कोस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के ना। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन रहा है मेरे पास, इसका उल्टा बन रहा है। तो उल्टा बन रहा है, इसका मतलब किसके बराबर होगा, माइनस कोस 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, माइनस, तो माइनस कोस 2 थीटा, ठीक है। ये आएगा क्वाड्रपल पोल मोमेंट, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स करें, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी कमजोर है इसलिए गलती कर देता हूँ इसी, ठीक है। फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कंसेप्ट में ये जरूर हो सकता है मिस्टेक छोटी मोटी मिलती रहे, ठीक है। तो P2 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 3/2 QL स्क्वायर कोस 2 थीटा, ठीक है। तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा इसका डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। ये डाइपोल सॉरी क्वाड्रपोल मूवमेंट, क्योंकि अपना डाइपोल मूवमेंट और मोनोपोल कितना रहा, 0। तो इसका मतलब पोटेंशियल कितना होगा यहाँ से। अब जो मैं पोटेंशियल लिखूंगा वो पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल टू सीधा सीधा ये वाली चीज, ठीक है। तो क्या आएगा, माइनस 3/2 QL स्क्वायर कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ये क्या होगा, मेरा पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मेरा पोटेंशियल जो है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये वैल्यू आपके फाइंड आउट कर ली हमने, और इसको मैं आगे जब लिखूंगा तो ये हो जाएगा -3/8 QL स्क्वायर कोस 2 थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ठीक है। ये हमारी वैल्यू हो गई। अब क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पहले ही बता चुका हूँ एक बार, ठीक है। क्या बता चुका हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें, इक्वेशन किस में आ रही है, थीटा और आर में आ रही है। किस में आ रही है, थीटा और आर में इक्वेशन आ रही है, ठीक है। तो थीटा और आर में इक्वेशन आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक तो होगा आर कंपोनेंट और एक क्या होगा उसका थीटा कंपोनेंट, ठीक है। कौन सा होगा, आर कंपोनेंट और थीटा कंपोनेंट। तो कैसे निकालते हैं, जो आप ए आर फाइंड आउट करोगे वो होगा डेल ओवर डेल आर और आपका पोटेंशियल विद माइनस साइन, ठीक है। और जब आप ई थीटा फाइंड आउट करोगे तो वो क्या होगा, -1/r डेल ओवर डेल थीटा और v, ठीक है। तो आप जब ये फाइंड आउट करोगे कि कितना आएगा, देखिए उधर से किसके रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में। जैसे r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो वो क्या जाएगा, r माइनस क्यूब ऊपर जाएगा, माइनस क्यूब आगे आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस के अंदर। तो प्लस के अंदर कितना हो जाएगा, 9QL कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और r, -3 था, -3 -1 कितना हो गया, -4 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा इधर आ जाइए, थीटा के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस। अब कोस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस का होगा साइन 2 थीटा, और 2 आगे आ जाता है तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू ये हो गया 6, है ना। तो 6QL ये कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और R क्यूब, और एक आर ये मल्टीप्लाई होगा तो R⁴। अब ये माइनस का क्या होगा, कोस का डिफरेंशिएशन प्लस, है ना। कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, है ना। तो माइनस माइनस किसमें हो गया, प्लस के अंदर हो गया। तो ये आपको क्या मिल जाएगी, अगली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा हमके, अच्छा एक माइनस साइन और भी है ना इधर से, भाई ये माइनस साइन तो ऑलरेडी चल ही रहा है, तो ये माइनस चलेगा ही, ये माइनस यहाँ भी चलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के जो आपको वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, ये दो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, E इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ रखिए ये कंपोनेंट हो जाएगा, क्या अगर कॉमन आ जाएगा इसके अंदर, देखिए QL स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, डिवाइड में
8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर भी कॉमन आ गया। और क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 हमने कॉमन ले लिया। अब क्या होगा, अंदर क्या बचेगा, माइनस साइन भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ से तो बचेगा 3 cos 2 थीटा, किसके साथ, आर केप के साथ। तो आर केप आप कौन सा ले रहे हो, ये वाला, प्लस इधर से क्या बचेगा, इधर से बचेगा क्योंकि 3 आपने कॉमन ले लिया, तो 2 sin 2 थीटा विद थीटा केप। तो आपको ये वैल्यू जो मिलेगी, ये क्या मिल जाएगी, ये वाली जो है आपको वैल्यू मिल जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंथी पड़ता है, लेकिन आपको पूछा जा सकता है। अब नॉर्मली जो है मैंने देखा है इस तरह का क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछने के लिए ये आपसे ये पूरी वैल्यू नहीं पूछ के, एक बार नेट पे पूछा था, करीब करीब 4-5 साल पुरानी बात है, ठीक है। उसमें ये क्वेश्चन आपको एक चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया था, कुछ ऐसा ही चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, ठीक है। वो चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ इस तरह से था, ये प्लस माइनस थे, प्लस माइनस क्यू, और ये इधर माइनस और इधर प्लस, इस तरह से दे दिया था। और ये इस तरह से पूछा था कि किसी डिस्टेंस आर पर पोटेंशियल है, किसी डिस्टेंस आर पे क्या निकालना है कि आर पर और 3r पर, इन दोनों पे पोटेंशियल का जो है वो क्या पोटेंशियल जो निकलेगा 3r डिस्टेंस पे और r डिस्टेंस पे पोटेंशियल का जो क्या बोलते हैं उसको रेशियो है वो क्या रहेगा, ठीक है। तो रेशियो क्या रहेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप क्वाड्रपोल डाइपोल कुछ भी, आप सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका मोनोपोल है कि नहीं है, फिर डाइपोल है कि नहीं है, फिर क्वाड्रपोल है कि नहीं है। अगर तो क्या होगा, नॉर्मली आपको इसमें क्वाड्रपोल मिलेगा। तो क्वाड्रपोल के लिए जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है 1/r क्यूब के, किसके होता है, 1/r क्यूब के। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कि आपकी 1/r क्यूब है, तो इसका मतलब 3r/vr इज इक्वल टू 1 कितना होगा भाई, ये अगर आप वैल्यू मानते हैं तो कितना हो जाएगा 3 है ना r क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, डिवाइड में करेंगे तो ऊपर चल जाएगा तो r क्यूब, तो कुल मिला के 27। तो 1/27 टाइम्स क्या होगा, ये वाला जो होगा इसका 1/27 टाइम हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन में गिवन था, तो आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या है, कंसेप्ट दिमाग में रहना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको इतना लेंथी। अब देखो क्वेश्चन किया तो लेंथी इसलिए लगा क्योंकि हमने क्या सारी चीजें फाइंड आउट करके देखी, और ये कराना भी इसलिए जरूरी था कि खाली उसको फॉर्मूला याद होने से नहीं हुआ, क्वाड्रपोल मूवमेंट कैसे निकालेंगे, डाइपोल मूवमेंट कैसे निकालेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो भी हम कर चुके हैं। तो मल्टीपोल एक्सपेंशन जो